हिंदुस्तान अखबार, रविवार 9 अगस्त 2026। शशि शेखर का लेख है, नए संकल्प का वक्त। सिंगापुर के शीर्ष पुरुष ली कुआन ने एक बार अपने देश की संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आपके पास एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो सर्वश्रेष्ठ लोगों के सरकार में आकर्षित नहीं करती, तो आपको घटिया दर्जे के लोग देश का संचालन करते हुए मिलेंगे और आपको परिणाम भी घटिया ही मिलेंगे। हम अपनी आज़ादी का 80 वर्षगांठ की ओर खिसकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती यही है। हमें अपनी प्रतिभाओं के संरक्षण और संवर्धन पर ईमानदारी से काम करना होगा। इसी पर हमारी तरक्की, सामाजिक विकास और सीमाओं की सुरक्षा का भार टिका हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को, भयावहता को एक बार फिर से सामने ला खड़ा किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास IIT, IIS जैसे संस्थानों में प्रतिभाओं का पलायन आम बात हो गई है। सिविल सेवाओं को छोड़ दें तो प्राथमिक विद्यालयों में से मेडिकल कॉलेज तक प्रतिभाओं का टोटा पड़ गया है। सरकार संस्थानों को छोड़ने वाले पेशेवरों ने अपने पद मुख्यतः 2 वजहों से छोड़े। निजी क्षेत्र उनको 2 से 5 गुना अधिक वेतन प्रदान करते हैं। इसके अलावा उनके वेतन और भत्ते व्यापार की वृद्धि के अनुपात में बढ़ते रहते हैं। निजी क्षेत्र में उन्हें लंबे समय तक काम करने की गारंटी भी हासिल होती है। सरकारी नौकरियों में रिटायरमेंट सहित तमाम नियम, कायदे और औपनिवेशिक काल की याद दिलाते हैं। कोड में एक खास यह है कि लाल फीताशाही आए दिन स्थापित करती है कि गोरे साहबों की जगह काले साहबों ने ले ली है। इन दिनों भारत में तेजी से रक्षा, स्पेस और अन्य जरूरी तकनीक से जुड़े स्टार्टअप पनप रहे हैं। यह नया अवसर इस पलायन की सबसे बड़ी वजह है। सवाल उठता है कि इस ब्रेन को ब्रेन गेन में कैसे बदला जा सकता है। इसके लिए हमें अमेरिका, चीन और यूरोप से कुछ सीख लेना चाहिए। अमेरिका में नासा और रक्षा विभाग अपने वैज्ञानिकों व तकनीकी कर्मियों को निजी कंपनियों के साथ मिलकर दाम कमाने की सहूलियत प्रदान करते हैं। वहाँ स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां सरकारी संरक्षण के कारण तेजी से पनपी हैं। वहाँ से वैज्ञानिक और प्रोफेसर एक ही समय में विश्वविद्यालय में पढ़ाने के साथ निजी शोध कंपनियों से जुड़ सकते हैं। उन्हें स्वतंत्र कंसल्टेंट और की तरह काम करने की छूट हासिल है। इससे उन्हें सरकारी संरक्षणों के साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के अवसर प्राप्त होते हैं। चीन ने तो पिछले 2 दशकों से रिवर्स ट्रेन की तमाम मिसालें कायम कर दी। वैश्विक स्तर के शोधकर्ताओं को अधिक कार्यक्रम चला रखे हैं। 200 से अधिक कार्यक्रम चला रखे हैं। इन सुधारों में निर्णायक बढ़त 2008 में शुरू किए गए 1000 टैलेंट प्लान से हासिल हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिम में सेवाएं दे रहे चीनी मूल के वैज्ञानिक और विद्वानों को वापस लाना है। इस योजना को सफल होता देख शी जिनपिंग के क्यूमिंग प्रोग्राम का लोकार्पण किया। इसके तहत वहां काम करने वाले युवाओं को सरकारी शोधकर्ताओं में शामिल होते ही 10 लाख युवा तक साइनिंग अमाउंट दिया जाता है। यदि वे उम्मीद के अनुरूप काम करते हैं तो उन्हें 20 से 40 लाख युवान के बीच वेतन भत्ते दिए जाते हैं। वैज्ञानिकों को अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 50 से 80 लाख युवान तक स्टार्टअप इमदाद भी आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराता है। हमारे इस पड़ोसी महादेश में कार्यरत वैज्ञानिक और शोधार्थी के परिवार को बसाने की जिम्मेदारी सरकार लेती है। इसके तहत उनके बच्चों को श्रेष्ठ स्कूल में दाखिला मिलता है और जीवन साथी की योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धि के अनुसार स्वर्ण, रजत और खास श्रेणियों में बांटा जाता है। यही नहीं, कोई नोबेल पुरस्कार विजेता, फॉर्च्यून
500 कंपनियों का शीर्ष अधिकारी अगर चीन में बसना चाहता है तो उसे तुरंत तमाम वीआईपी सुविधाएं और करोड़ों का फंड जारी कर दिया जाता है। मतलब साफ है कि चीन जनता और प्रतिभाओं को सिर्फ देशभक्ति की भावुक अपील से नहीं लुभाया जा सकता। उन्हें अपनी सरजमी पर रखने और वापस बुलाने बनवाने के लिए मुंहमांगी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। नतीजा सामने है। पिछले 2 दशक के दौरान चीन आने वाले कल की टेक्नोलॉजी में मुखिया बनकर उभर रहा है। सवाल उठता है कि इस दिशा में भारत क्या कर रहा है। हमारा सरकार ने भी लेटर एंट्री के तमाम स्टार्टअप को हर तरह से बढ़ावा देना शुरू किया है। यही वजह है कि हमारा रक्षा निर्यात पिछले 10 वर्ष में $4.5 अरब तक जा पहुंचा है। हम आयातक से निर्यातक बन चले हैं। मंगलयान और चंद्रयान मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों को तरह तरह के पुरस्कार भी पहली बार दिए गए हैं। सरकार ने इस स्पेस संस्था बनाई है ताकि वैज्ञानिक इसरो जैसी संस्थाओं में काम करने के साथ निजी क्षेत्र में भी योगदान कर सके। पिछले महीने की 18 तारीख को उसने विक्रम-1 के सफल अवतरण के जरिए हमारी अंतरिक्ष आकांक्षा को नए पंख प्रदान किए। स्काई रूट के संस्थापक पवन चांद्रा और नागा भरत टाका पहले इसरो के लिए काम करते थे। इसके बावजूद दुनिया जिस गति से आगे बढ़ रही है उसका संदेश साफ है। सरकारी संस्थाओं, कॉरपोरेट और स्टार्टअप का संयुक्त ढांचा बिना समय गंवाए तैयार करना होगा। यह व्यवस्था भारतीयों को भारत में रहने और काबिल भारतवासियों को स्वदेश लौटने के लिए प्रेरित कर सकेगी। यह मशहूर उद्यमी जेम्स गोल्डस्मिथ का कथन याद आ रहा है। उन्होंने वेतन वृद्धि की वकालत करते हुए कहा था, अगर आप मूंगफली बांटोगे तो आपको बंदर ही मिलेंगे। पिछले 79 सालों में साबित कर दिया कि हम लोकतंत्र, संप्रभुता और सामाजिक एकता की रक्षा में सक्षम हैं। हमें आर्थिक महाशक्ति का ख्वाब पालने का हक है। इस सपने को यथार्थ में बदलने का अकेला तरीका यही है कि हम इसे 80वें बरस का संकल्प क्यों नहीं बनाते। इतिहासकार रजनी चांदीवाल का लेख है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन ने रखी आजादी की नींव। आज से ठीक 84 साल पहले 9 अगस्त 1942 को देश की सड़कों पर ऐसा जनसमूह उमड़ आया था जिसकी स्मृतियां आज भी भारतीयों को प्रेरित करती हैं। 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी की नींव इस आंदोलन ने पुख्ता कर दी थी। यह आंदोलन देश के इतिहास का ऐसा अनोखा आंदोलन था जो उस वक्त के अग्रणी नेताओं के बिना चला। इसलिए यह आज भी जन आंदोलनों के लिए मिसाल है और सबक भी, कि आम जनता अगर कुछ ठान ले तो यह अत्याचारी शासन के सामने भी इस असंभव को संभव कर सकती है। यह आंदोलन आम जनता की शक्ति का प्रतीक ही है। 1940 का दशक भारत और विश्व दोनों के लिए मुश्किल दौर था, जहां दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। वहीं ब्रिटिश सरकार की युद्धकालीन पाबंदी को चलते आम भारतीयों की दशा बद से बदतर होती जा रही थी। बर्मा से आने वाले चावल की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। खराब फसल व युद्ध प्रबंधन के चलते कर यानी टैक्स भी लोगों पर बढ़ा दिए गए थे। इन हालात में जब ब्रिटिश हुकूमत ने बिना सलाह मशवरा किए भारत को भी ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, तब महात्मा गांधी और कांग्रेस ने यह मांग रखी थी कि युद्ध में सहायता के बदले भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। लॉर्ड लिथिंगो ने जो उस समय भारत में वायसराय थे इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कई युद्धकालीन प्रतिबंध लगा दिए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और करो या मरो का नारा दिया। तब कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं को लिनेथो ने बिना कोई देरी किए तत्काल गिरफ्तार करवा दिया। हालांकि उसके बाद जो हुआ उसके लिए वायसराय बिल्कुल तैयार ना थे, मगर तीर कमान से निकल चुका था। भारत के अलग अलग शहरों में स्वतः जन आंदोलन उभरने लगे। 19 अगस्त को बम्बई, गुजरात संयुक्त प्रांत
मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मद्रास, पंजाब में जनजीवन लगभग ठप हो गया। व्यक्ति व्यापारिक गतिविधियां बंद कर दी गईं। पूरे देश में सड़कों पर जुलूस और विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गई। भारतीयों ने इतनी विशाल भागीदारी से ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। जब लोगों ने अपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हटने से मना कर दिया, तब शासन के दमन का चक्र शुरू हुआ। सिर्फ दिल्ली में 11 से 12 अगस्त को पुलिस ने 27 बार प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। इसमें 76 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। लिन लिथिगो को शायद कांग्रेस के आंदोलन के भड़कने की आशंका थी, इसलिए 8 अगस्त 1942 को उन्होंने गवर्नरों को भेजे अपने पत्र में लिखा था कि मेरा अचूक विश्वास है कि अगर वर्तमान हालात में कांग्रेस का कोई भी गुट या वर्ग युद्ध घोषित करता है तो उसका एकमात्र संभव उत्तर उसे पूरी तरह से कुचल देना है। हालांकि जैसे जैसे हुकूमत का जुल्म बढ़ा, लोगों का गुस्सा फूटता गया। यह आंदोलन आम लोगों में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव लेकर आया। महात्मा गांधी ने जैसे राष्ट्रीय नेता ने ऐलान किया, इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए औरत व आदमी स्वतंत्र हैं। इससे आम लोगों में व्यक्तिगत तौर पर देश के लिए एक जिम्मेदारी की भावना पैदा हुई। विद्यार्थी, मजदूर, किसान इस जन लहर का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। कारखानों, कॉलेजों और स्कूलों में हड़तालें हुई। पुलिस थानों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों में जो उन दिनों औपनिवेशिक सत्ता के घृणित प्रतीक माने जाते थे, आग लगा दी गई। यह उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस आंदोलन की उग्रता व व्यापकता को देखकर ब्रिटिश सरकार स्तब्ध रह गई थी। विंस्टन चर्चिल ने भेजे एक निजी तार में लिन लिथिगो ने चिंता जताते हुए लिखा, यह 1857 की बगावत के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह है। अब तक यह आंदोलन सैन्य सुरक्षा के कारणों से दुनिया से छिपा कर रखा था, पर अब इसे और इसके विस्तार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। युद्ध काल में मौजूद सेना का उपयोग किया गया। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस व सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी की। 1943 के अंत तक 91,836 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। इनमें सबसे अधिक संख्या बम्बई प्रेसिडेंसी से थी, 21,416। इसके बाद संयुक्त प्रांत 16,796 और बिहार से 16,202 लोग गिरफ्तार किए गए थे। होम पॉलिटिकल फाइल्स के अनुसार पुलिस और सेना की गोलीबारी में 1,060 लोग की मृत्यु हुई। इस उभार को नियंत्रित करने के प्रयास में 63 पुलिसकर्मी मारे गए और 216 पुलिसकर्मी विद्रोहियों के पक्ष में चले गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत में 9 अगस्त को मुंबई में एक पर्चा बांटा गया था, जिसमें ऐलान था, यह हमारी आज़ादी की आखिरी लड़ाई है। आइए ऐसा प्रतिरोध करें जो सरकार की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दे। विद्यार्थी भारतीय आकांक्षाओं की रीढ़ है। हमें संघर्ष करना चाहिए और तब तक करते रहना चाहिए जब तक भारत आज़ाद ना हो जाए। दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को आज़ादी देने वाली नहीं है। हमें अपने साम्राज्यवादी शत्रु से अपनी आज़ादी खुद छीननी होगी। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। आज़ाद विद्यार्थी इस पर्चे की शपथ का ही नतीजा है कि आज हम आज़ाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रहे हैं। अगस्त क्रांति की सालगिरह हमें याद दिलाती है, हर भारतीय नेता है। ज्ञानेश उपाध्याय का लेख है, अपने हिंदुस्तान को बंटने नहीं दूंगा। तब कश्मीर की खूबसूरत वादियों में भी भारत की आज़ादी की बयार बहने लगी थी। अपने रंग खुशनुमा मुल्क के ख्वाब देखते उस नौजवान की रंगों में वतन के लिए बेहिसाब मोहब्बत ठीक वैसी ही बहती थी जैसे झेलम में पानी बहता। बारामूला का वह नौजवान बहुत सजग था कि देश जब आजाद हुआ तब अमन चैन की जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। फिर का परस्ती से सबको दो दो हाथ करने पड़ेंगे। उन्हीं दिनों
बारामूला में कायद ए आजम साहब तशरीफ लाए हुए थे। इस नौजवान को यह जुमला बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। यह लगातार बंटवारे की बात करने वाला, मजहब की दुहाई देने वाला शख्स है। पूरे मुल्क का रहनुमा कैसा हो सकता है? इसे लोग कायद कायद ए आजम क्यों कहते हैं? ये कैसे कैसे कायद मतलब नेता है और कैसे आजम यानी महान है। तब साल 1944 जुलाई का महीना था। वहीं झेलम किनारे कायद ए आजम जलसा ए आम से मुखातिब थे। वहाँ नौजवानों भी लोगों को तोड़ती बांटती तकरीर को झेल रहे थे। मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद। बहरहाल नारों का शोर जब थमा, तब कायद ए आजम ने कहा, मैं बार बार अपील करता हूँ, आप सब मजहब के एक ही परचम तले आ जाइए। तमाम गर्मी का तमाम गमों का इलाज यही है कि हम मुस्लिम एक हो जाएं, मुस्लिम लीग की ताकत बढ़ जाए। नौजवान से यह बर्दाश्त न हुआ। वह मंच के करीब पहुंच गए और नारा बुलंद किया, शेर ए कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद 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 बांटने की कोशिश नाकाम रहेगी। बट जाएंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वहां उस नौजवान के साथ एक और साथी भी थे। हाथ पैर चलने लगे। मामला जब ज्यादा बिगड़ा तो वह चतुर नौजवान मौका देखते ही कूदते हुए वहां से भागे। उनके पीछे कायद ए आजम के मुरीद दौड़े, पर नौजवानों में जितना दमखम था उतनी ही फुर्ती थी। वह तत्काल पास ही बहती झेलम में कूदे और बहते पानी के साथ दुश्मनों की नजर से ओझल हो गए। पीछे से कायद ए आजम ने पूछा, यह नौजवान कौन था? जवाब मिला, साहब यह मकबूल शेरवानी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मामूली कारकुन। कायद ए आजम कायद ए आजम मन महसूस कर रह गए। उनका जलसा ए आम बिगड़ गया। बारामूला से श्रीनगर तक बच्चा बच्चा मकबूल शेरवानी को जान गया। इससे कश्मीर और पूरे भारत में राष्ट्रवादी नेताओं को बहुत बल मिला। मकबूल शेरवानी ने बारामूला में जो किया, इससे उससे कायद ए आजम का यह अहंकार टूट गया। पूरा कश्मीर मुस्लिम लीग के साथ है, ये समझ गए कि कश्मीर में उनकी दाल आसानी से नहीं गलेगी। असर यह हुआ कि वह मकबूल से बेइज्जत होने के बाद फिर भी कभी शाह कश्मीर नहीं आए। कहा जाता है कि मकबूल कायद ए आजम को जूतों की माला पहनाना चाहते थे। खैर देश आज़ाद हुआ और बट गया, पर मकबूल की एक ही तमन्ना रही कि कश्मीर भारत के साथ रहे। वह सनातन और सिखों के बिना कश्मीर की कल्पना नहीं कर पाते। जब पाकिस्तानी सेना लुटेरे बलात्कारी कबायलियों की मदद से कश्मीर हड़पने की साजिश रची, तब मकबूल का यह कहना सच साबित हुआ कि ये पाकिस्तान मांगने वाले लोग अच्छे व सच्चे नहीं हैं। वह जुल्म करने वाले पाकिस्तानी हमलावरों को जल्द से जल्द भारत में विलय और भारतीय सेना श्रीनगर पहुंचकर हवाई अड्डे व अन्य जगहों पर तिरंगा फहरा दें। उन्होंने किसी तरह पाकिस्तानियों को घाटियों और जंगलों में भटकाए रखा, पर बदकिस्मती से एक दिन उनका राज खुल गया। बे बेरहम बेरहम फिरका परस्तों ने उनको एक दीवार पर कीलों की सहारे ठोक दिया। खुद मकबूल को के खून से उनकी कमीज पर काफिर लिख दिया। तरह तरह से तड़पाया गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे, पर मकबूल ने आखिरी सांस तक अपने हिंदुस्तान को जिंदाबाद रखा। बताते हैं, हारे हुए जवानों में उनकी देह में 14 गोलियां उतार दी। उनकी शहादत नाकाम नहीं गई। तिरंगा तिरंगा जब श्रीनगर होते हुए बारामूला पहुंचा, तब मकबूल की शहादत की पूरी भारतीय सेना ने नम आंखों से सैल्यूट किया। आज भी भारतीय सेना मकबूल शेरवानी को अपना लहू मानती है और जब भी उनके स्मारक के पास से कोई जवान गुजरता है तो सलामी देना नहीं भूलता है। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।